सभी विद्यार्थियों का मीनाज एजुकेशन हब में हार्दिक अभिनंदन है। आज जो मौर्य वंश के बाद हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमें मिलेगा गुप्त वंश, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। गुप्तों के बाद में भारत में राजपूत युग शुरू हो गया था और फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे हमने देखा था कि पृथ्वीराज चौहान के साथ में मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था। लेकिन प्राचीन भारत में हम पढ़ते हुए इस टॉपिक पे आए हैं जिसका नाम हमें मिलता है गुप्त वंश। ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश की अगर हम बात करते हैं, गुप्त वंश का जो वास्तविक समय हमें मिलता है वो 319 से लेकर के और लगभग 550 ईस्वी तक मिलता है। कल हमने मौर्यों को पढ़ा था, वो ईसा पूर्व में थे। ईसा पूर्व में, ये ईस्वी में है, वो 300 साल पहले थे, ये 300 साल बाद में है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुप्त वंश में और मौर्य वंश में जो है वो 600 सालों का जो है वो अंतर हमें जो है वो मिलता है। गुप्त वंश की अगर हम बात करें तो इस समय भारत के साहित्य में, स्थापत्य में, धार्मिक जीवन में बहुत उन्नति हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति हमें मिलते हैं जिसका नाम हमें मिलता है के.एम. मुंशी। और इस के.एम. मुंशी की अगर हम बात करते हैं तो इसने गुप्त वंश को भारत का जो है वो स्वर्ण युग कहा था। भारत का जो है वो हम कहें कि स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि भारत का स्वर्ण युग जो है वो गुप्त वंश को भारत में जो है वो कहा जाता है। और ये किस व्यक्ति ने कहा था, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो जो है वो के.एम. मुंशी जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होते हैं। फिर हम कहें गुप्तों की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। गुप्तों ने भी शासन कहाँ से किया था, तो हम कहें कि पाटलिपुत्र से जो है हम ये कहें कि ये शासन कर रहे थे, यही इनकी जो है वो हमें राजधानी जो है वो प्राप्त होती है। लेकिन गुप्तों के लिए विशेष महत्व का क्षेत्र बिहार में होकर के उत्तर प्रदेश जो है वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात भी हमें जो है वो साथ साथ में जो है वो पता होनी चाहिए। गुप्त कौन थे, कहाँ से आए, इसको लेकर के हम कहें तो विद्वानों में जो है वो हमें जो है वो अलग अलग बातें जो है वो प्राप्त होती है। जैसे गुप्तों की जाति को लेके बहुत जो है वो विवाद था। जब हम एक लेखिका मिलती है जिसका नाम है वज्जिका। वज्जिका की अगर हम बात करते हैं तो वज्जिका की अगर हम बात करें तो वज्जिका ने जो है इनको कीर्ति कौमुदी ग्रंथ में, इनका एक ग्रंथ मिलता है हमें जिसका नाम है कीर्ति कौमुदी। इस ग्रंथ में अगर हम कहें तो इसने लिच्छवियों को मलेच्छ कहा था, जबकि गुप्तों के लिए या चंद्रगुप्त के लिए जो है वो कास्तकर शब्द का जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया गया था। यानी कि ये लोग जो है वो कौन थे, तो कारस्कर जो है वो कहा गया था, इनको कारस्कर के नाम से जो है संबोधित किया गया था। ये जो है वो वज्जिका ने माना था और यानी कि इनको भी शूद्रों की श्रेणी में यहाँ पे रखा गया था। लेकिन फिर हम जब पढ़ते हैं के.पी. जायसवाल, के.पी. जायसवाल, के.पी. जायसवाल की अगर हम बात करते हैं तो ये स्पष्ट लिखते हैं कि ये जो है क्या थे, शूद्र थे। यानी कि के.पी. जायसवाल ने जो है इनको जो है वो शूद्र जो है वो माना है। इसके बाद अगर हम रोमिला थापर की बात करते हैं, रोमिला थापर की अगर हम बात करते हैं तो रोमिला थापर, रामशरण जैसे लोग कहते हैं कि ये वैश्य थे। ये क्या थे, तो हम कहें कि इनको जो है वैश्य जो है यहाँ पे हम कहें कि माना गया है। जबकि हेमचंद्र राय चौधरी, हेमचंद्र जो है वो हम कहें कि राय चौधरी जो है वो मिलते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या थे, तो ये हम कहें कि ब्राह्मण जो है वो कहा गया था इनको जो है वो ब्राह्मण जो है वो यहाँ पे जो है वो माना गया था। जबकि गौरी शंकर ओझा ने, गौरी शंकर ओझा, इसके साथ में जो है वो हम रख सकते हैं दूसरे बंदे को। गौरी शंकर ओझा के बाद में वासुदेव जो है वो मिलते हैं हमें, वासुदेव उपाध्याय जो है, वासुदेव उपाध्याय ने जो है ये माना था कि ये जो है क्या थे, क्षत्रिय थे। ये मत जो है वो हमें प्राप्त होता है।
लेकिन गुप्तों की अगर हम बात करें तो गुप्तों में एक राजा हुआ था जिसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हम कहें चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं की एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था प्रभावती, यानी कि प्रभावती जो है वो पुत्री थी और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी। इन्होंने पूना ताम्र पत्र लिखवाया था, यानी कि इसके द्वारा एक ताम्र पत्र लिखा गया था जिसको कहते हैं पूना ताम्र पत्र। और ये इसमें लिखती है कि इसका जो गोत्र था वो धारण था, यानी कि ये धारण गोत्र की थी, क्योंकि विष्णुवर्दी गोत्र के ब्राह्मणों के घर जो है इसकी हम कहें कि शादी हुई थी। लेकिन ये इसकी अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ हमें मिलता है कि इसका गोत्र धारण था, तो हम मानते हैं कि शायद ये इनके पीहर का गोत्र रहा होगा और ये धारण जो है वो किस में पाए जाते हैं, ब्राह्मणों में। तो इतिहास सर्वमान्य तौर पे यही मानता है कि गुप्त जो है वो क्या है, ब्राह्मण जो है वो थे, ऐसा हमें जो है वो प्राप्त होता है। हमें एक तो पता होना चाहिए कि राजधानी जो है वो इनकी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। इसको जो है भारत का जो है स्वर्ण युग कहा गया था। तो किसने कहा था, तो के.एम. मुंशी के द्वारा जो है वो हम कहें कि स्वर्ण युग जो है वो कहा गया था, जबकि मैक्स मूलर ने इसको पुनर्जागरण काल कहा था, या हम रख सकते हैं कि पुनर्जागरण काल कहा था। और ये किसने कहा था, तो वो कहने वाले बंदे का नाम था मैक्स मूलर। ये जो है इसके लिए जो है इस्तेमाल किया गया शब्द था। लेकिन हमसे पूछा जा सकता है कि स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं, गुप्त काल को। कभी टफ करे कि किसने कहा था, तो वो के.एम. मुंशी के द्वारा जो है वो कहा गया था। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। वज्जिका ने इसको कीर्ति कौमुदी में इनको कारस्कार माना गया था। फिर के.पी. जायसवाल इनको शूद्र कहते हैं। रोमिला थापर ने वैश्य कहा, हेमचंद्र राय चौधरी ने ब्राह्मण कहा, गौरी शंकर ओझा और वासुदेव उपाध्याय ने क्षत्रिय माना। लेकिन पूना ताम्रपत्र के आधार पे जिसमें इनका गोत्र धारण बताया गया है, इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये वास्तव में क्या थे, तो ये जो है वो ब्राह्मण थे। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं कि इनका जो पहला शासक हमें मिलता है, इनके पहले शासक की अगर हम बात करें तो पहले शासक का नाम हमें मिलता है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है वो इनके जो है वो हमें हम कहें कि पहले शासक जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होते हैं। श्रीगुप्त की अगर हम बात करें तो बस इतना याद रखना कि इसको गुप्त वंश का जनक माना जाता है। गुप्त वंश का जो है वो हम कहें कि जनक कहा गया है। ये किसको कहा गया है, तो गुप्त वंश का जनक, उनका आदि पुरुष, उनका मूल पुरुष अगर कोई व्यक्ति था तो वो कौन था, तो हम कहेंगे कि वो कौन था, श्रीगुप्त था। ऐसा जो है वो प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में जो है इस बात की हमें जो है वो जानकारी जो है मिलती है। एसएससी के पेपर में 2015 में पूछा भी गया था कि गुप्त वंश के संस्थापक व्यक्ति कौन थे, तो वो जो है वो हमें श्रीगुप्त जो है वो मिलते हैं। श्रीगुप्त के बाद में इनका दूसरा राजा हमें मिलता है जिसका नाम हमें मिलता है घटोत्कच। घटोत्कच जो है वो हम कहें इनके जो है वो दूसरे शासक थे। ठीक है, ये भी कोई बड़े शासक नहीं थे। हम कहें कि सुप्रिया के अभिलेख में, सुप्रिया के जो है वो हम कहें कि अभिलेख के अंदर जो है इस व्यक्ति को गुप्त वंश का जनक माना गया है। इसको जो है गुप्त वंश का जो है वो हम कहें कि जनक जो है वो माना गया है सुप्रिया के अभिलेख में। और इन दोनों की एक ही उपाधि थी, चाहे वो श्रीगुप्त था चाहे वो घटोत्कच था, और इनकी उपाधि जो है वो हमें मिलती थी महाराज की उपाधि। यानी कि महाराज की उपाधि जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होती है। और महाराज की उपाधि किसकी थी, तो श्रीगुप्त और घटोत्कच की थी। इसका मतलब ये बड़े शासक नहीं थे, ये जो है कुषाणों के अधीन जो है वो शासन करते थे, क्योंकि उस टाइम में सामंत को भी जो है वो हम कहें कि महाराज जो है वो कहा जाता था। लेकिन हम कहें कि प्रयाग प्रशस्ति पहले लिखी गई थी और इसमें निर्धारित कर दिया गया था कि गुप्त वंश का जो जनक है वो बंदा कौन है, तो वो श्रीगुप्त जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है। इनके जो तीसरे राजा थे जिसका नाम हमें मिलता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम
शासनकाल हमें मिलता है 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक। कुछ किताबें 50 भी लिखती हैं, तो हम कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम का समय जो है वो हमें 319 से लेकर के जो है 335 या 350 ईस्वी तक जो है वो प्राप्त होता है। इसके लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। यानी कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक व्यक्ति कौन था, तो वो व्यक्ति जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलता है। हेमचंद्र राय चौधरी ने, हेमचंद्र राय चौधरी जो है वो कहते हैं कि ये मगध साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक था, कि यह मगध साम्राज्य का द्वितीय जो है संस्थापक था। ऐसी बात इसके लिए जो है वो कही गई थी। कभी प्रथम पूछा जाए तो वो हर्यंक वंश के राजा थे जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का प्रथम संस्थापक कहा जाता है, जबकि हेमचंद्र राय चौधरी ने मगध साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको माना है, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम को जो है वो हम कहें कि माना है। इसने लिच्छवी वंश के साथ में विवाह किया था, यानी कि लिच्छवी वंश की कन्या के साथ इसकी शादी हुई थी, और लिच्छवी वंश की जो हम कहें यहाँ पे कन्या थी उसी का नाम हमें मिलता है कुमार देवी। कुमार देवी, और कुमार देवी के साथ में जो है शादी हुई थी, यानी कि लिच्छवियों के घर पे ब्याहे गए थे, लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। वो व्यक्ति कौन था, तो उसका नाम हमें जो है वो चंद्रगुप्त जो है वो प्राप्त होता है, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम कह सकते हैं हम इसको। और चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है शादी के बाद अपने आप को कहा था महाराजधिराज, यानी कि महाराजाओं का भी महाराजा। ये उपाधि जो है वो इन्होंने धारण की थी, और ये उपाधि जो है इन्होंने शादी के बाद जो है वो हम कहें कि धारण की थी। ऐसी जानकारी जो है वो हमें उपलब्ध होती है। इसने जो है ये जो है बातें हमें यहाँ से जो है वो प्राप्त होती है। लिच्छवी के साथ में विवाह कर लिया था। विवाह प्रकार के सिक्के हमें जो है वो प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो है इसका कुमार देवी के साथ में जो है विवाह हुआ था, जिसको राजा रानी सिक्के या विवाह प्रकार के सिक्के कहा जाता है, जिसमें इन दोनों की शादी का जो है वो वर्णन जो है वो प्राप्त होता है। इसके बाद अगर हम बात करें अगर हम और बात करते हैं तो ये 319 ईस्वी को जो है सिंहासन के ऊपर बैठे थे। 319 को इनका जो है राज्य अभिषेक हुआ था, सिंहासन पे विराजित हुए थे, और इस टाइम में इन्होंने जो है गुप्त संवत जो है वो शुरू की थी। कभी हमसे पूछा जा सकता है कि गुप्त संवत जो है वो किसके द्वारा जो है वो चलाई गई थी, तो हमें पता होना चाहिए कि जो गुप्त संवत जो चलाई गई थी वो किसने चलाई थी, तो वो हमें जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है गुप्त संवत को शुरू किया गया था। लेकिन गुप्त संवत को शुरू उन्होंने सिंहासन पे बैठते समय जो है वो किया था, लेकिन इस टाइम इन्होंने अपने आप को महाराज धीराज नहीं कहा था। ये उपाधि इन्होंने जो है शादी के बाद जो है वो हम कहें कि धारण जो है वो की थी। वैशाली इनके साम्राज्य में शामिल नहीं था। वैशाली का जो राज्य है वो हम कहें कि इनके साम्राज्य में जो है वो शामिल हमें जो है वो नहीं मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं समुद्रगुप्त दूसरे राजा जो है वो हमें मिलते हैं। दूसरे शासक हमें जो यहाँ पे मिलते हैं उसी व्यक्ति का नाम हमें मिलता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो इनका शासनकाल जो है वो 335 से लेकर और 375 ईस्वी तक का जो है वो शासनकाल जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त 335 से 300 जो है वो हम कहें कि ये जो है वो 75 तक जो है वो यहाँ पे जो है वो शासक रहे थे। इनकी जो सर्वाधिक जानकारी हमें मिलती है वो हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी। हरिसेन जो इनके दरबारी व्यक्ति थे, इनके द्वारा जो है वो हम कहें कि संस्कृत भाषा में
और चंपू शैली का प्रयोग करते हुए लिखा गया था। चंपू शैली वो होती है जो आदि गद्य में और आदि पद्य में लिखी जाती है। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो लिखी गई और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को जो है लिच्छवी दोहत्र कहा गया था, यानी कि लिच्छवी दोहत्र कहा गया था और लिच्छवी दोहत्र कहा गया, जिससे ये बात प्रमाणिक होती है कि इनकी माता का नाम जो है वो कुमार देवी था। इनकी माता का नाम जो है वो हमें जो है कुमार देवी जो है वो प्राप्त होता है और जो है लिच्छवी दोहत्र कहा गया और इसको यहीं पे 100 युद्धों का विजेता कहा गया। 100 युद्धों का जो है विजेता भी जो है वो कहा गया था। लेकिन इसमें नोट में याद रखना कि समुद्रगुप्त के अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन जो है वो हम कहें कि यहाँ से हमें जो है वो नहीं मिलता है, ये भी हमें जो है वो पता होना चाहिए। इसी प्रयाग प्रशस्ति में इसको बड़ी बड़ी उपाधियां दी गई थी और इसी को कहा गया था कविराज, यानी कि कविराज की उपाधि जो है वो हमें जो है वो यहाँ से जो है वो प्राप्त होती है। धर्म की प्राचीर, यानी कि कविराज धर्म की प्राचीर, फिर इनको लिखा गया सर्व राजो छेता, ठीक है, ये जो है वो इनको लिखा गया था। अप्रतिरथ, अप्रतिरथ ये एक ऐसी उपाधि थी जो हम कहें कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पास में ही थी। अप्रतिरथ का मतलब होता है आदित्य योद्धा, जिसके समान दूसरा योद्धा ना हो। लेकिन हमसे पूछा जा सकता है कविराज, हमसे पूछा जा सकता है 100 युद्धों का विजेता, लिच्छवी दोहत्र और जो है वो हम कहें कि धर्म की प्राचीर, ये उपाधियां जो है वो कहाँ मिलती है, तो वो हमें जो है यहाँ पे मिलती है। 100 युद्धों का विजेता कहा गया था। तो एक इतिहासकार थे विलियम स्मिथ। स्मिथ की अगर हम बात करते हैं तो स्मिथ ने इनको भारत का जो है वो नेपोलियन माना था। भारत का जो है नेपोलियन कहा था, यानी कि भारत के किस शासक की तुलना जो है नेपोलियन के साथ की गई थी, तो हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त की तुलना जो है वो हम कहें कि नेपोलियन के साथ जो है वो की गई थी। ये तथ्य भी हमें यहाँ से जो है वो प्राप्त होते हैं। समुद्रगुप्त की अगर हम और बात करते हैं, समुद्रगुप्त से संबंधित एक अभिलेख मिलता है, एरन का अभिलेख। एरन का जो है वो हम कहें कि अभिलेख मिलता है एमपी में, ठीक है, एमपी में। यहां अगर हम बात करें तो एरन को जो है समुद्रगुप्त का भोग नगर कहा जाता है। भोग नगर जो है वो हम कहें कि एरन को जो है वो माना जाता है। फिर हम दूसरी बात ये कह सकते हैं कि इसी एरन के अभिलेख में इनकी पत्नी का नाम प्राप्त होता है और इनकी पत्नी का नाम था दत्त देवी। हमसे पूछा जाए कि समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी जो है वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कि वो हमें यहीं से जो है वो प्राप्त होता है, एरन के अभिलेख से। इसमें लिखा गया कि समुद्रगुप्त जब क्रोधित हो जाते थे, जब यह क्रोधित हो जाता था तो फिर यह यम के समान दिखता था। क्रोधित होने पर समुद्रगुप्त किसके समान होते थे? यम के समान होते थे। लेकिन जब ये प्रसन्न हो जाता था, जब ये खुश रहते थे, तब ये किसके समान थे? तो धन के देवता कुबेर के साथ जो है वो हम कहें कि इनकी तुलना की गई थी। ये बातें भी हमें एरन के अंदर जो है वो प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त की यहां से बात उठेगी तो पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त का भोग नगर कौन सा था? एरन। इनकी पत्नी का नाम कहां से मिला? एरन से। और नाम क्या मिलता है? दत्त देवी। एरन के अभिलेख में ही लिखा गया कि जब ये खुश होते थे तो ये कुबेर के समान होते थे और जब ये क्रोधित हो जाता था तो फिर ये किसके समान हो जाता था? तो यम के समान जो है वो दिखाई देता था। ये एरन के अभिलेख में हमें प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त एक महान विजेता थे। समुद्रगुप्त की एक उपाधि हमें विक्रमांक भी जो है वो मिलती है, लेकिन हमने कहा कि एक महान विजेता थे और इन्होंने जो है पूरे ही भारत को जो है वो जीत लिया था। अगर हम भारत की जो है वो चर्चा करें
अब ध्यान रखिएगा, इसने जो है वो हम कहें कि भारत को जीता था, इस बात की जानकारी जो है वो हमें प्राप्त होती है और वो हमें प्रयाग प्रशस्ति से ही प्राप्त होती है। यानी कि इसका जो प्रयाग प्रशस्ति जब हम पढ़ते हैं तो प्रयाग जो है प्रशस्ति में हमें इसकी विजय की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति की अगर हम बात करें तो उसमें हमें जो है ये जानकारी प्राप्त होती है कि इसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जो है वो अलग अलग भागों में जो है वो जीता था। जब हम प्रयाग प्रशस्ति की लाइन नंबर 13 यानी कि हम 13 और 14 नंबर पंक्ति का अध्ययन करते हैं तब हमें पता लगता है कि इसने जो है उत्तर भारत में दो जो है वो हम कहें आर्यव्रत के युद्ध लड़े थे। आर्यव्रत के जो है यहाँ पे युद्ध लड़े गए थे, इनकी संख्या जो है वो 2 थी और यहाँ इसने 9 राजाओं को जो है पराजित किया था। उत्तर भारत में इसने कितने राजाओं को पराजित किया था तो वो हमें जो है वो 9 राजा जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई देते हैं। 9 राजा यहाँ पे कौन कौन से थे? तो पहले आर्यव्रत के युद्ध में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है 1 नंबर पे पराजित किया गया था जिस बंदे को, उसका नाम हमें मिलता है अच्युत। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे हमें मिलता है नागसेन। दूसरे नंबर पे जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो नागसेन जो है वो प्राप्त होता है। तीसरे नंबर पे हमें प्राप्त होता है गणपति, ठीक है। और चौथे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कोतल और जो है कोतलज, ये जो है शासक हमें जो है वो प्राप्त होता है, जिसको कि जो है इसने जो क्या किया था, पराजित जो है वो किया था। ये 4 जो है वो यहाँ पे शासक हमें मिलते हैं, लेकिन टोटल इसने यहाँ पे कितने राजाओं को पराजित किया था तो वो संख्या हमें मिलती है 9। लेकिन उत्तर भारत को जीतते समय इसने यहाँ पे जिस नीति का जो है इस्तेमाल किया था उस नीति को कहते हैं पर्सभोद्रण की नीति। पर्सभोद्रण की नीति, पर्सभोद्रण का मतलब था कि ये राज्य को जीत करके और उसको पूर्ण रूप से जो है वो क्या कर देता था, विध्वंस जो है वो कर देता था। यहाँ पे राज्य को जीत करके उसको पूर्ण तौर पे नष्ट कर देता था। और इसने उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर भारत में इसने जो है 2 आर्यव्रत के युद्ध लड़े और उसमें इसने टोटल कितने राजा हरा दिए थे तो इसने जो है वो 9 राजाओं को जो है वो पराजित कर दिया था। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे इसने 12 राजाओं को जो है वो पराजित किया था। 12 राजाओं को जो है वो पराजित किया था। लेकिन दक्षिण भारत में इसकी जो नीति थी वो हम कहें कि उत्तर भारत की नीति से बिल्कुल उल्टी थी। इसी को कहा जाता था ग्रहणा मोक्ष अनुग्रह नीति। ग्रहणा मोक्ष अनुग्रह की नीति जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो कही गई थी, जिसके अनुसार ये राज्य को जीत लेता था लेकिन नष्ट नहीं करता था। जीते हुए राजा को अपने अधीन जो है वो शासन करवाता था और उससे टैक्स वसूलता था। इसी को जो है ग्रहणा मोक्ष अनुग्रह नीति के नाम से जो है वो जानते हैं। और जब इसने दक्षिण भारत को जीता था तो कहते हैं कि इसके काल में पल्लव वंश के राजा थे जिसका नाम जो है विष्णुगोप मिलता है। यानी कि विष्णुगोप शासक जो है वो समुद्रगुप्त के समकालीन थे और ये जो है वो पल्लव वंश के जो है वो शासक थे। और इनको जो है इसने हम कहें कि क्या कर दिया था तो इसने जो है वो पराजित किया था। ये 12 राजा जो है वो हमें मिलते हैं। कांची जो है वो पल्लवों की राजधानी हमें जो है वो मिलती है और कांची के जो शासक थे उसकी अगर हम बात करते हैं तो विष्णुगोप थे और इनको जो है यहाँ पे हम कहें कि पराजित किया गया था। प्रयाग प्रशस्ति की लाइन नंबर 19-20 में जो है ये जानकारियां हमें जो है प्राप्त होती हैं। और इस प्रकार इसने पूरे उत्तर भारत को जो है वो जीत लिया था। यहाँ जो है समतल जो है कहा जाता था बंगाल को, पूर्वी बंगाल जो हमें यहाँ जो है वो मिलता है, इसको भी जो है वो जीत लिया गया था। यानी कि इसने पूरे ही भारत के ऊपर अधिकार करके एक विस्तृत बड़े साम्राज्य का जो है वो निर्माण कर दिया था। तो गुप्तों में सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी व्यक्ति का था तो वो किसका था, वो हमें जो है वो समुद्रगुप्त का साम्राज्य जो है वो हमें प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त की अगर हम और बात करते हैं तो समुद्रगुप्त के जो है द्वारा 6 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए गए थे। 6
प्रकार के जो है सोने के सिक्के जो है वो इसने जो है वो जारी किए थे। सोने के सिक्के जो है इसके द्वारा जो है वो जारी किए गए थे और इन सिक्कों की बड़ी बात थी कि इन सिक्कों पर इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुप्तों के किस शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है या गुप्तों का कौन सा शासक वीणा बजाने में सिद्धहस्त था, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो कौन था, तो उसकी भी अगर हम बात करते हैं तो वो समुद्रगुप्त था। और इसको जो है यहाँ वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और इन्हीं सिक्कों से जानकारी मिलती है कि इसने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। दो राजा हमें विशेष तौर पे मिलते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त, जिनके द्वारा जो है वो अश्वमेध यज्ञ का जो है संपादन किया गया था। लेकिन अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त न होकर के जो है वो हमें सोने के सिक्कों से जो है वो हम कहें कि प्राप्त होती है। और फिर और भी अगर हम बात करते हैं तो इसके दरबार में अगर हम बात करते हैं तो इसके दरबार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है कई विद्वान जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। वसुबंधु जैसे लोग इसके दरबार में थे। वसुबंधु, असंग, ये विद्वान थे और वसुबंधु बौद्ध था। ये कौन था, तो हम कहें बौद्ध था, लेकिन वैष्णव होते हुए, भगवान विष्णु में पूर्ण आस्था होते हुए भी जो है गुप्त शासक जो है वो कट्टर नहीं थे। और उन्होंने बौद्ध जो हम कहें विद्वान थे, जिसका नाम हमें वसुबंधु जो प्राप्त होता है, असंग मिलता है, ने जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है इनके दरबार में जो है वो रहना जो है स्वीकार किया था और ये इन्हीं के दरबार में जो है वो रहते थे। श्रीलंका के राजा इस टाइम मेघवर्धन थे। जब भारत की अगर हम बात करते हैं कि जब समुद्रगुप्त यहाँ शासन कर रहे थे, उनकी अगर हम बात करें कि इस वक्त श्रीलंका में कौन राजा था, तो उसका नाम जो है वो हमें जो है मेघवर्मन जो है वो प्राप्त होता है। इसने भारत में एक बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए जो है अनुमति मांगी थी और ये अनुमति भी जो है समुद्रगुप्त के द्वारा जो है वो प्रदान कर दी गई थी कि आप भारत में जो है वो बौद्ध मंदिर का जो है वो निर्माण कर सकते हैं। ये तथ्य हमें जो है समुद्रगुप्त से संबंधित यहाँ पे जो है वो प्राप्त होते हैं। फिर हम बात करें, समुद्रगुप्त एक शक्तिशाली जो है वो शासक थे। जब समुद्रगुप्त यहाँ पे शासन कर रहे थे तो उस टाइम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुषाण वंश के शासक मिलते हैं। कभी पूछा जाए कि, क्योंकि हम जानते हैं कि गुप्त जो है वो कुषाणों के बाद आए थे और कुषाणों के ही सामंत माने जाते हैं, लेकिन बाद में इनकी शक्ति इतनी प्रचंड हो गई थी कि इन्होंने पूरे भारत के ऊपर जो है आधिपत्य जो है कर लिया था। लेकिन हम कहें कि जब समुद्रगुप्त जो है शासन कर रहे थे, इस वक्त कुषाणों का कौन सा राजा था, तो उसी का नाम हमें जो है वो क्या मिलता है, किदार जो है वो प्राप्त होता है। ये कुषाण वंश के जो है वो शासक हमें मिलते हैं। सीधा सीधी लाइन जो है पूछी जाए कि कौन थे उस वक्त उनके शासक, तो इसको जो है किदार जो है वो कहा जाता था और ये जो है वो हम कहें पेशावर के जो है वो शासक थे। इनकी जो सत्ता थी केदार की वो कहाँ थी, तो वो हमें जो है वो पेशावर के अंदर जो है इनका जो है वो शासन जो है वो प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त की जब डेथ हो गई थी, समुद्रगुप्त की जब मौत हो गई थी, तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर अगले जो शासक बने थे उसी का नाम हमें मिलता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनका नाम देवचंद्र भी हमें जो है वो प्राप्त होता है और इनकी उपाधि जो है वो विक्रमादित्य थी। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। और इनकी अगर शासनकाल की बात करते हैं तो ये 380 से लेकर के और हम कहें कि 415 तक जो है वो शासक रहे थे। 380 से लेकर के और 415 तक जो है वो शासक रहे थे। वो कौन थे, तो वो हमें जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो प्राप्त होते हैं और ये समुद्रगुप्त के ही बेटे थे। जितने भी विक्रमादित्य हुए हैं उन सब में सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य जो था उसकी अगर हम चर्चा करें तो वो हमें चंद्रगुप्त ही जो है यहाँ पे प्राप्त होते हैं। चंद्रगुप्त से पहले कहते हैं कि चंद्रगुप्त का एक बड़ा भाई था जिसका नाम हमें मिलता है रामगुप्त। रामगुप्त जो है वो हम कहें कि चंद्रगुप्त से पहले शासक बना था, ऐसा जो है अब इतिहास में प्राप्त होने लगा है।
क्योंकि रामगुप्त की तांबे की मुद्राएं जो है वो हमें प्राप्त हुई हैं। इसका मतलब रामगुप्त नाम के भी जो है कोई शासक जो है वो हुए थे। देवी चंद्र गुप्तम एक ग्रंथ मिलता है, देवी चंद्र गुप्तम, ये विशाख दत्त की द्वारा ही लिखा गया ग्रंथ है। विशाख दत्त ने जो है वो हम कहें कि देवी चंद्र गुप्तम ग्रंथ जो है वो लिखा है, ये मूल रूप से हमें जो है प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार एक ग्रंथ हमें प्राप्त होता है जिसका नाम हमें मिलता है श्रृंगार प्रकाश, ये परमार राजा भोज का ग्रंथ है। परमार राजा जो है वो हम कहें कि भोज का जो है वो ग्रंथ मिलता है। इसी प्रकार हमें मिलता है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा राजशेखर का। ये ग्रंथ किसका है तो हम कहें राजशेखर जो है वो हम कहीं मिलते हैं। पालों के जो है काल में ये राजा हमें जो है मिले थे, और जो है महेंद्र पाल जैसे जो है राजाओं के काल में जो है हुआ था। अबुल हसन भी एक जो है एक अरबी इतिहासकार मिलते हैं, अबुल हसन। ये सब प्रमाणित करते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पहले एक शासक था जिसका नाम क्या था, रामगुप्त जो है वो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। लेकिन रामगुप्त कोई योग्य व्यक्ति नहीं थे, ये एक कायर किस्म का व्यक्ति था। ये एक कायर किस्म का जो है वो व्यक्ति मिलता है। और फिर हमें वर्णन मिलता है कि इस टाइम जो है शक वंश के शासक जो है शासन कर रहे थे, जिसका नाम था रुद्र सिंह जो है वो हमें यहाँ पे मिलते हैं तृतीय। यानी कि शकों के एक राजा थे जिसका नाम जो है वो रुद्र सिंह जो है वो हम कहें कि हमें जो है वो प्राप्त होता है। रुद्र सिंह हमें जो है प्राप्त होता है। लेकिन रामगुप्त की सबसे पहले जो जानकारी प्रदान की थी वो राखलदास बनर्जी के द्वारा जो है वो प्रदान की गई थी। लेकिन फिर भी हमें देवी चंद्रगुप्तम से भी जानकारी मिलती है, श्रृंगार प्रकाश से भी जानकारी मिलती है, काव्य मीमांसा से भी जानकारी मिलती है, और अबुल हसन का एक जो है मुजअल उल तवारीख नामक एक ग्रंथ मिलता है, उससे भी हमें जो है वो हम कहें कि जानकारी जो है वो यहाँ से जो है वो प्राप्त होती है। लेकिन हम कहें कि जब ये यहाँ पे शासन कर रहा था तो शकों के राजा थे जिसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, ये यहाँ पे शासन कर रहे थे और इसने जो है आक्रमण किया रामगुप्त के ऊपर, और रामगुप्त को आक्रमण करके इसने जो है क्या कर दिया था, पराजित कर दिया। रुद्र सिंह के द्वारा जो है वो हम कहें कि पराजित कर दिया गया रामगुप्त को। और रामगुप्त की एक पत्नी थी जिसका नाम था ध्रुव देवी। ध्रुव देवी, और ध्रुव देवी जो है वो हम कहें कि पत्नी थी, और ये हम कहें पत्नी किसकी थी तो ये पत्नी हमें मिलती है रामगुप्त की। रामगुप्त जब यहाँ पे पराजित हो गए तो इस रुद्र सिंह ने इसके सामने मांग रखी या शर्त रखी कि आप अपनी पत्नी ध्रुव देवी मुझे सौंप दीजिए, और इस बात के लिए हम कहें कि तैयार भी हो गया था। और इस बात के लिए तैयार हो गया कौन, रामगुप्त। लेकिन ये गुप्त मर्यादा के अनुकूल नहीं थी, और इस बात के लिए तैयार नहीं था कौन, चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त ने कहा कि ध्रुव देवी की जगह मैं जो है रुद्र सिंह के पास जो है वो जाऊंगा। और कहते हैं कि ये जो है यहाँ से पहुंचता है ध्रुव देवी का वेश धारण करके रुद्र सिंह के पास में, और इसने जो है रुद्र सिंह का अंत कर दिया। रुद्र सिंह का अंत करके जो है यहाँ पे इसके द्वारा जो है वो चांदी के सिक्के जारी किए गए। चांदी के जो है सिक्के जारी किए गए। तो चांदी के सिक्के जारी करने वाला जो पहला व्यक्ति था गुप्तों में, वो कौन था, तो वो हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के जारी किए, विध्वंस कर दिया इसने शक वंश का, और इसने उपाधि धारण की थी शक्कारी की, शक्कारी की उपाधि। और हम कहें कि विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो इसने जो है किसका विनाश करके धारण की थी, तो शकों का उन्मूलन करने के बाद इसने जो है वो हम कहें कि विक्रमादित्य और शक्कारी की उपाधि धारण की थी। लेकिन शक्कारी की उपाधि जो है वो हमें साहित्य में ही जो है वो प्राप्त होती है। इसने बाद में रामगुप्त की भी हत्या कर दी, और इस ध्रुव देवी के साथ में इसने विवाह कर लिया, यानी कि अपनी ही भाभी के साथ में इसने विवाह कर लिया, और यहाँ से इसको एक संतान पैदा होती है। उसी का नाम हमें जो है वो मिलता है कुमार गुप्त प्रथम।
यानी कि यहाँ पे हमें जो मिलेगा अगला राजा, उसका नाम हमें क्या मिलता है, तो उसका नाम जो है कुमार गुप्त जो है वो प्रथम मिलता है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बेटे थे, और इनकी माता का नाम क्या था, ध्रुव देवी था। यानी कि चंद्रगुप्त ने रुद्र सिंह को भी मार दिया और अपने भाई रामगुप्त को भी मार करके जो है इसने सत्ता प्राप्त कर ली थी, और ध्रुव देवी के साथ में विवाह करके इसने यहाँ पे जो है कुमार गुप्त नामक पुत्र की जो है वो प्राप्ति जो है वो की थी। ये हमें यहाँ से जो है वो जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन ये जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त की एक पत्नी और भी थी। चंद्रगुप्त की एक पत्नी जो है वो हमें और भी मिलती है, और इनकी जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था कुबेर नागा। कुबेर नागा जो कि नाग वंश की कन्या थी। नाग वंश की जो है वो हम कहें कि कन्या थी कुबेर नागा। यहां से इसको एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, और यहां से जो पुत्री इसको प्राप्त हुई थी उसी का नाम था प्रभावती। प्रभावती जो है वो हम कहें कि यहाँ से प्राप्त हुई थी, और प्रभावती की शादी जो है वो विष्णुवर्धी गोत्र के ब्राह्मणों के घर की गई थी। विष्णुवर्धी गोत्र के जो है वो हम कहें कि ब्राह्मण हमें मिलते हैं, इनके घर जो है शादी की गई थी, और उसका नाम जो है वो हमें मिलता है रुद्रदेव द्वितीय। रुद्रदेव द्वितीय जो है वो हम कहें कि यहाँ पे हमें जो है वो मिलते हैं, और रुद्रदेव द्वितीय के साथ में जो है शादी की थी, और यहाँ पे जो है वो शादी की गई थी वो किसकी थी, तो वो प्रभावती जो है वो हमें हम कहें कि यहाँ से जो है वो प्राप्त होती है। प्रभावती के साथ में जो है वो शादी की जा रही थी, और ये चीजें हमें मिलती है। भगवान विष्णु में आस्था होने के कारण इस बंदे ने अपने आप को परम भागवत भी कहा था। वैसे गढ़वा का अभिलेख मिलता है, गढ़वा के जो है अभिलेख में अगर हम कहें तो इसको जो है परम भागवत लिखा गया है। परम भागवत यानी कि भागवत धर्म में आस्था है, भगवान विष्णु के जो है ये परम भक्त है, ये जो है उपाधि मिलती है। और परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले गुप्तों के जो पहले राजा हैं वो कौन हैं, तो वो हमें चंद्रगुप्त जो है वो यहाँ पे द्वितीय प्राप्त होते हैं। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, लेकिन पाटलिपुत्र के बाद इन्होंने अपनी जो है दूसरी राजधानी बना ली थी, और इनकी दूसरी राजधानी हमें जो है वो कौन सी मिलती है, तो वो हमें जो है वो उज्जैन जो है वो प्राप्त होती है। याद होना चाहिए कि उज्जैन को जो है दूसरी राजधानी के तौर पे जो है किसने जो है वो बनाया था राजधानी, तो हम कहें उज्जैन को दूसरी राजधानी जो है वो बनाया था, और ये जो बना रहे थे वो कौन थे, तो वो हमें जो मिलते हैं वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो यहाँ से जो है वो प्राप्त होते हैं। फिर चंद्रगुप्त के दरबार में हम कहें 9 महान व्यक्ति रहते थे, जिनको चंद्रगुप्त के नवरत्न कहा जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, इनके दरबार में 9 महान व्यक्ति थे, और ये 9 महान व्यक्ति जो है वो नवरत्न कहलाते थे। ऐसा जो है वो हमें वर्णन मिलता है, जिसमें शपनक, बेताल, शंकु, घटपर्कर, अमर सिंह, कालिदास, धन्वंतरी ऐसे लोग मिलते हैं। लेकिन इन्हीं में जो सबसे प्रसिद्ध बंदा था उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो कौन था, कालिदास था। हमसे पूछा जा सकता है कालिदास जो है वो किसके दरबार में रहते थे, तो हम कहें कालिदास जो है वो इन्हीं के दरबार में थे। इसके बाद में बेताल भट्ट था, शपनक था, शंकु था, वारुची था, अमर सिंह था, धन्वंतरी था, ये सब हमें मिलते हैं। कालिदास के बाद में जो है धन्वंतरी को रख लेते हैं। धन्वंतरी जो है वो क्या थे, वेद थे। ये क्या थे, कवि थे। संस्कृत के अंदर इन्होंने रघुवंश महाकाव्य जैसे ग्रंथों की रचना जो है वो की थी। मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखे गए थे, कालिदास के द्वारा। धन्वंतरी जो है वो एक वैद्य थे, एक चिकित्सक थे, वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। फिर हम कहें अमर सिंह भी इनके दरबार में थे, जिनके द्वारा जो है अमर संहिता ग्रंथ लिखा गया था या अमर कोश लिखा गया था, जिसमें हमें गुप्त काल के हलों की बनावट की जो है वो हम कहें कि जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। ये भी जो है वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए।
ठीक है। ये लोग ब्राह्म ही जैसे लोग इनके दरबार में जो है वो रहते थे, लेकिन मुख्य तौर पे हमसे ज्यादा नहीं पूछे जा सकते। प्रश्न में कालिदास से संबंधित पूछा जा सकता है, ब्राह्म ही से संबंधित पूछा जा सकता है, धन्वंतरी और अमर सिंह से संबंधित फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। अमरकोश किस काल की रचना थी? गुप्त काल की। और इसको जो लिख रहे थे वो कौन थे? अमर सिंह। और ये अमर सिंह, धन्वंतरी, कालिदास सब के सब इन्हीं के दरबार को जो है सुशोभित करते थे। बाद में अकबर ने इन्हीं का अनुसरण करते हुए अपने दरबार में 9 महान व्यक्ति जो रखे थे, वो मुगलों के काल में थे, लेकिन ये हम कहें तो इनके काल में हमें जो है वो मिलते हैं। जब यहाँ पे चंद्रगुप्त जो है वो शासन कर रहे थे, जब चंद्रगुप्त की अगर हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त जब यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो इनके काल में जो है यहाँ पे एक चीनी यात्री आ गया था जिसका नाम था फायान। कौन आ गया था? तो फायान जो है वो मिलता है। तो हमें जो है वो पता होना चाहिए कि चीन से एक यात्री आया था, चीन से एक यात्री आया था और वो भारत में रहा था 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक। 414 ईस्वी तक जो है वो चीनी यात्री भारत में जो रहा था, उसी का नाम हमें जो है वो फायान जो है वो प्राप्त होता है। सीधा प्रश्न आ जाएगा कि, और आया भी था, आर्मी का एक पेपर था, उसमें पूछा गया था कि जब फायान भारत में आए थे तो भारत के राजा कौन थे? तो उसका नाम जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में फायान भारत में आया था, लेकिन यह बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आए थे। बौद्ध धर्म का जो है वो हम कहें कि अध्ययन करने के लिए जो है ये भारत में पहुंचा था, और इसने भारत के अंदर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम हमें मिलता है फो को की। फो को की जो है वो ग्रंथ की जो है वो रचना की गई थी, और ये रचना किसने की थी? फायान ने। फायान ने इसमें किसी भी गुप्त राजा का जिक्र नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने लिखा था कि भारत में शासन व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी थी। ऐसा जो है वो फायान ने यहाँ पे जो है वो हम कहें कि इस ग्रंथ में लिखा था। और फायान यहाँ पे लिखते हैं कि गुप्त काल में दंड विधान बहुत कोमल था। दंड जो विधान जो हमें यहाँ से प्राप्त होता है वो हमें जो है वो बहुत कोमल जो है वो मिलता है। ऐसी बात जो है वो मिलती है कि मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। जो व्यक्ति बार बार द्रोह करता था उस व्यक्ति का दायां हाथ जो है वो काट देते थे। इस बात की जानकारी हमें जो है वो यहाँ से हम कहें कि प्राप्त होती है। ये फायान का जो है वो जिक्र जो है वो हमें पता होना चाहिए कि फायान जब आए थे तो समय 399 से 414 था, और इस वक्त गुप्तों के दूसरे राजा जो है वो हम कहें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो शासन कर रहे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही दिल्ली के अंदर, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इनके द्वारा मेहरौली का जो है लोह स्तंभ बनवाया गया था। लोह स्तंभ जो है यहाँ पे जो है बनाया गया था। ये दिल्ली के कुतुब मीनार के सामने जो है वो बना हुआ जो है वो हमें यहाँ पे दिखता है, जिसके ऊपर जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियां जो है प्राप्त होती हैं। हालांकि इस स्तंभ पे कहीं भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे केवल जो है चंद्र शब्द मिलता है। कौन सा शब्द मिलता है? चंद्र शब्द मिलता है। लेकिन जो इसके ऊपर लिखी गई लिपि है, अगर उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की काल की है। और ज्यादातर यही विद्वान मानते हैं कि ये जो लोह स्तंभ है जिसपे आज तक जंग नहीं लगी है, इतने उत्तम किस्म का लोहा भारत में बनता था, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ही जो है वो माना जाता है, जिसमें हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो है वो उपलब्धियां जो है वो प्राप्त होती हैं। ये जो है वो जानकारियां हमें जो है यहाँ से मिलती हैं। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है वो मुख्य जो है वो बातें यहाँ से हमें जो है वो प्राप्त होती हैं। और चंद्रगुप्त के बाद में जो आगे शासक बने थे उसी का नाम जो है वो हमें मिलता है कुमारगुप्त प्रथम। लेकिन कुमारगुप्त की जानकारी जो है वो हम कल पढ़ेंगे, और कल जो है वो गुप्त वंश जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। पढ़ा हुआ जो आपको पढ़ाया गया है उसको घर पे जाके अच्छे से जो है वो देखिएगा। कल फिर हम यहीं से जो है वो जुड़ जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।